इफेक्ट ऑफ या रोटेशन इन रिफ्लेक्टेड रे व्हेन इंसिडेंट रे इज रोटेटेड या प्लेन मिरर इज रोटेटेड। तो पहला केस कौन सा करते हैं, प्लेन मिरर तो सेम रखते हैं, उसको तो स्टिल रखते हैं, लेकिन इंसिडेंट जो रे है मिरर प्लेन मिरर पे उसको रोटेट कर देते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट किस डायरेक्शन में होगी पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंसिडेंट रे को सेम रखेंगे, स्टिल रखेंगे, और प्लेन मिरर को रोटेट करेंगे, तो उससे रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में रोटेट होगी, फिर सेकंड केस वो करेंगे। तो पहले मान लो ये फर्स्ट केस है कि प्लेन मिरर इज फिक्स्ड, प्लेन मिरर इज फिक्स्ड, पहले मान लो ऐसे आ रही थी, इंसिडेंट रे ये थी, और ये रिफ्लेक्टेड थी, ये इंसिडेंट थी और ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या किया, प्लेन मिरर तो फिक्स रखा, इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया मैंने, ये मान लो थीटा था तो ये भी थीटा था। अब इंसिडेंट रे को मैंने रोटेट कर दिया, कितना, इस डायरेक्शन में कर दिया, मान लो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया। तो अब ये एंगल मान लो अल्फा से किया, तो ये एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा प्लस अल्फा। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी ये मान लो अब कैसे जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये थीटा प्लस अल्फा है, तो अगर मैं ऐसे ले जाऊंगा इसको तो ये डिक्रीज हो गया एंगल नॉर्मल से, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे गई होगी, ये मान लो एक्स से गई, एक्स एंगल से इधर गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होने चाहिए, कितना हो गया ये थीटा प्लस एक्स, तो थीटा से थीटा कैंसिल, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो लेकिन ये तो हमने किया था इंसिडेंट रे को अल्फा से रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो रोटेट हो गई अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो क्लॉकवाइज हो गई, और ये एंटी क्लॉकवाइज थी, ये एंटी क्लॉकवाइज थी। तो इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया, तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज में हुई बाय सेम एंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन जो है वो सेम है जो इंसिडेंट रे का था, लेकिन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो ऑपोजिट हो गया, इसका था एंटी तो इसका क्लॉक। अच्छा, इसको अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता ऐसे ऐसे करता तो ये क्लॉक हो गया ना, ये अल्फा से करता मान लो तो ये भी इस तरह से जाती, ये मान लो ये, फिर ये मैंने किया था क्लॉक रोटेट इंसिडेंट को, तो ये मान लो एक्स हो गया, ये मान लो एक्स किस डायरेक्शन में हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ उल्टा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अब ये पहले तो थीटा था, तो थीटा माइनस एक्स, न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो कितना है थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस थीटा था ना, थीटा में से अल्फा गया, थीटा माइनस अल्फा, तो ये कितना हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस, एक्स इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गया। अब कैसा डायरेक्ट, इसको मैंने क्लॉकवाइज किया तो ये एंटी हो गया, ये एंटी किया था तो ये क्लॉक हो गया था, तो डायरेक्शन जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। अच्छा, अब सेकंड केस क्या लेते हैं, अब देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे में क्या असर होगा। अगर इंसिडेंट रे को तो सेम रखें स्टिल, और मिरर को रोटेट कर दूं मैं, तो वो वाला केस भी देख लेते हैं। ये मान लो मिरर था, ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये अपना नॉर्मल,
अब मिरर को मैंने मान लो ऐसे रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज बाय अल्फा, तो मिरर ऐसे हो जाएगा। मिरर ऐसे हो गया। मिरर जब रोटेट हुआ तो नॉर्मल भी तो उतने ही एंगल से रोटेट होगा। तो ये अल्फा से हुआ था तो नॉर्मल न्यू नॉर्मल क्या हो गया हमारा, ये न्यू नॉर्मल है। ये भी अल्फा से रोटेट हो गया, न्यू नॉर्मली दिस इज अल्फा। अच्छा, अब रिफ्लेक्टेड रे मान लो एक्स से रोटेट हुई। अब देखो इंसिडेंट नॉर्मल भी अल्फा से होने से क्या हुआ, ये मान लो थीटा था, इनिशियली ये थीटा था और ये थीटा था। अब जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया तो नॉर्मल भी अल्फा से हो गया, और नॉर्मल के अल्फा से होने से इंसिडेंट एंगल बढ़ गया। इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा। तो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये वाला बढ़ना चाहिए। तो मान लेते हैं रिफ्लेक्टेड रे जो थी वो एक्स से रोटेट हुई और इसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, बिकॉज अगर इस डायरेक्शन में रोटेट होगी तो कम होगा, जबकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब बढ़ना चाहिए बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। तो इसलिए मान लो एक्स से इस डायरेक्शन, ये भी इसी डायरेक्शन में हुआ, तो ये मान लो हुआ एक्स से रोटेट हुई है रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस न्यू क्या है, थीटा प्लस अल्फा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन न्यू क्या है, पहले ये वाला एंगल कितना है, थीटा, थीटा माइनस दिस थीटा माइनस अल्फा, दिस एंगल इज थीटा माइनस अल्फा और प्लस एक्स। तो थीटा माइनस अल्फा प्लस एक्स, एंगल न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों इक्वल, थीटा से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो जब मिरर को अल्फा से रोटेट किया मान लो क्लॉकवाइज में, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम डायरेक्शन में रोटेट हुई क्लॉकवाइज में ही, लेकिन ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ बाय विच मिरर इज रोटेटेड। तो मिरर जितने एंगल से रोटेट हुआ उसके दुगने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हुई और उसी डायरेक्शन में हुई। ये रिजल्ट मिला, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज एक इंसिडेंट रे 30 डिग्री पे है मान लो, दिस रे इज इंसिडेंट एट एंगल 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्ट भी 30 से होगी। अब क्वेश्चन ये है कि मिरर को कितने एंगल से रोटेट करें कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो हॉरिजॉन्टल होने के लिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको कितना रोटेट होना पड़ेगा, इसको रोटेट होना पड़ेगा 60 डिग्री। ये देखो 60 डिग्री अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे को 60 डिग्री होने ये क्लॉकवाइज रोटेट कराने के लिए ये सेकंड केस बन गया ना, मतलब इंसिडेंट रे तो फिक्स है या स्टिल है और मिरर को रोटेट करवाना है, तो सेकंड केस है हमारा। फर्स्ट केस में क्या था कि मिरर स्टिल होता था, इंसिडेंट रे रोटेट होती थी। तो ये सेकंड केस है, इंसिडेंट रे स्टिल है, मिरर को रोटेट कराना है जिससे कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल होने के लिए 60 डिग्री क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे जाती है या रोटेट होती है उसी में मिरर को करना होता है। तो मिरर, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे ट्वाइस होती है रोटेट, तो ये हाफ होता है इसका मतलब। तो मिरर को अगर मैं 30 डिग्री रोटेट कर दूं क्लॉकवाइज में ही, ऐसे कर दूं रोटेट क्लॉकवाइज में 30 डिग्री कर दूं, तो रे ट्वाइस रिफ्लेक्ट होती है, सेम डायरेक्शन में होती है, तो ये भी क्लॉकवाइज होगी और 60 डिग्री हो जाएगी। तो फर्स्ट आंसर इज 30 डिग्री क्लॉकवाइज, रोटेट द मिरर बाय 30 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा, सेकंड सोचते हैं कैसे हो सकता है। सेकंड में अब इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाना चाहता हूं रिफ्लेक्टेड रे को। एक तो तरीका था ऐसे लिया हूं, एक ये ऐसे भी तो आ सकती है, ऐसे आ जाए। तो ऐसे आने के लिए इसको रिफ्लेक्टेड रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ा। कितने एंगल से करना पड़ा,
दिस इज 90 यहां तक, तो और ये 120 डिग्री घुमाना पड़ा इसको, और किस डायरेक्शन में, एंटी में। तो मिरर को कितना घुमाऊं, 120 घूम जाए जिससे ये, तो मिरर को मुझे 60 डिग्री घुमाना पड़ेगा सेम डायरेक्शन में। तो ये कितना, एंटी है 120, तो इसको ये हाफ घूमता है। अगर मैं इसको 60 घुमा दूं एंटी में ही, तो रिफ्लेक्टेड रे तो ट्वाइस घूमती है उसी डायरेक्शन में, तो ये रिफ्लेक्टेड रे 120 घूम के हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। तो मिरर को मुझे कितना घुमाना पड़ेगा, हाफ ऑफ दिस एंगल, 60 डिग्री, सेम डायरेक्शन मतलब एंटी। तो मिरर को मैंने ऐसे कर दिया, मिरर को मैंने कितना रोटेट करा दिया, 60 डिग्री। 60 डिग्री मिरर को रोटेट कराने में ऐसे 60 डिग्री रोटेट करा दिया, मतलब कि 60 डिग्री अगर रोटेट कराऊंगा तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रे पहले थी वहीं पे मिरर आ जाएगा। ये आ गया ना मिरर, 60 डिग्री रोटेट करा दिया मैंने मिरर को एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कैसे आ जाएगी, 120 डिग्री ऐसे आ जाएगी। तो सेकंड आंसर हो गया 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मिरर को रोटेट करा दो तो रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल आ जाएगी इस डायरेक्शन में, पहले ऐसे आ रही थी 30 डिग्री से करा रहे थे क्लॉकवाइज में। तो अच्छा, और कैसे सोच सकते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हॉरिजॉन्टल मैंने एक तो ऐसे करके बना लिया, एक ऐसे करके बना लिया। और क्या तरीका है हॉरिजॉन्टल बनाने का, मान लो मैं इसको ऐसे घुमा, इतना घुमा दूं तब भी तो हॉरिजॉन्टल बन गई। अब ये कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, और कितना एंगल हुआ ये 180 प्लस 60, तो 240 डिग्री क्लॉकवाइज। 240 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना चाहता हूं मैं रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए। तो हाफ 120 डिग्री घुमाना पड़ेगा मुझे मिरर को क्लॉकवाइज में ही। 120 अगर मैं घुमाऊंगा तो मिरर कैसे आ जाएगा, हमें ये चेक करना है कभी रिवर्स साइड ना हिट हो इस पे, क्योंकि फिर तो नहीं कर सकते। तो 120 डिग्री अगर मैं घुमाऊंगा, अगर मैं इसको घुमाता हूं मिरर को 60 डिग्री, तो ये अलाइन हो जाएगा इंसिडेंट रे, 60 से ज्यादा जाते ही बैक साइड ऑफ मिरर आ जाएगी। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, मतलब मैं 120 डिग्री इसको नहीं घुमा सकता, बिकॉज अगर घुमाऊंगा तो ये इसके बैक साइड पे इंसिडेंट रे हिट करेगी, जिससे कोई यूज ही नहीं हुआ वो। तो अच्छा, इसको ऐसे घुमाने की सोची मैंने। फिर अगर मैं सोचता हूं कि चलो ऐसे घुमा दूं इसको, ऐसे ऐसे करके ले आऊं रिफ्लेक्टेड रे को, मैं इतना घुमा दूं यहां आ जाए, ये कितना एंगल हो गया, दिस इज 120 प्लस ये 180, तो ये हो गया 300 डिग्री। 300 डिग्री लाने के लिए हाफ घुमाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज में ही मिरर को, मतलब 150 डिग्री से घुमाना पड़ेगा मिरर को ऐसे। तो 150 डिग्री घुमाऊंगा अगर मैं, तो ये कितना है 90, 120 पे अलाइन हो जाएंगे, और 30 उससे ज्यादा करते ही बैक साइड ऑफ द मिरर हिट करेगा। तो इसलिए ये वाला भी केस पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ दो आंसर्स पॉसिबल है जिससे कि रिफ्लेक्टेड रे जो है अपनी वो हॉरिजॉन्टल हो सकती है, ऐसे या ऐसे। और वो कब होगी, 30 डिग्री या तो मिरर को क्लॉकवाइज घुमा दो या 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आई होप आपको समझ में आ गया।